हेलो एवरीवन, इच्छिता रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। साथियों, आज भी हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई लोग इससे क्वेश्चन आते हुए भी समझ नहीं पाते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से ये क्वेश्चन आ गए हैं और वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग इससे पूरे तरीके से जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस टॉपिक को जानते हुए भी नहीं जानते। इस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ये एक पार्ट है, इसका एक और पार्ट होगा। कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में ये टॉपिक खत्म हो जाए, लेकिन हो सकता है इसका एक पार्ट और भी आ जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस वजह से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी दे रहे हो, उस सभी एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये यकीन होना चाहिए कि अगर आप इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आप वीडियो खत्म हो जाने के बाद पूरे क्वेश्चन अपने आप ही यहाँ से कर लेंगे। तो देखिएगा, कुछ हद तक इस वीडियो को कोशिश करना कि ये इस वीडियो को समझें और इसके बाद यहाँ से नोट्स बनाने की कोशिश करना वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को गवाएं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या जानेंगे आज की वीडियो में। हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को पहचानेंगे और इसके संबंध में क्या कार्यक्रम चलाए गए थे उनको रिलेटिव करेंगे और संबंधित इससे जो समिति होंगी उनके बारे में चलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इतिहास को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को पंचायती राज व्यवस्था से। तो साथियों, कहते हैं कि इसका जो प्रावधान है, पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो ऋग वैदिक काल से माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ भी ले सकते हैं यहाँ से कि आखिरकार बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो काल है वो कहाँ से माना जाता है। तो ऋग वैदिक काल से इसके प्रावधान को माना जाता है। साथियों, कहते हैं कि चोल साम्राज्य जब चल रहा था तो एक व्यवस्था लागू की गई थी जिस व्यवस्था का नाम था आयंगर व्यवस्था। और इस आयंगर व्यवस्था का जो संबंध था वो किससे था? पंचायत से। तो ऐसा भी माना जाता है कि चोल साम्राज्य से इस व्यवस्था को माना जा रहा है। वहां पर एक व्यवस्था थी आयंगर व्यवस्था, उसका संबंध किससे था? पंचायत से था। साथियों, और भी जानकारी करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की मांग किसने की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो मांग है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। इनका कोई ना कोई उद्देश्य था। इनका उद्देश्य इस मांग को लेकर यह था कि इस जो व्यवस्था हो, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें आम जन सहभागिता हो और दूसरी इनका तर्क ये था कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण करना था। इनके कहने का मतलब था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें हर एक आम नागरिक इसमें सहयोग करे। इसी लाइन को बोला गया आम जन सहभागिता। दूसरी पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण हो। कहने का मतलब इनका ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उस अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी गांव छूटना चाहिए, जो आखिर से आखिर तक गांव है वहां तक इस व्यवस्था को पहुंचना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। साथियों, अब हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में एक कार्यक्रम आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और यह जो कार्यक्रम आया था ये सन 1952 में आया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि जब ये कार्यक्रम आया था तो इसी कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो कभी क्वेश्चन या मौखिक तौर पर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कब लागू किया गया था, तो अपना आंसर जो होगा वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के तहत। क्यों लागू किया गया था? क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ मुख्य उद्देश्य ही यही था, पंचायती राज व्यवस्था लागू करना। जब ये कार्यक्रम आया पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए तो इसको मान लिया गया और मान लिया गया तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप यहाँ तक कुछ पॉइंट यहाँ तक समझे होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी
समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य यही था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। और किसके द्वारा ये लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था ये किस पर आधारित था। तो हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका पर आधारित था। यह कार्यक्रम जो था वो किस देश पर आधारित था? तो अमेरिका देश पर आधारित था। और इसका जो संचालन है वो कौन कर रहा था? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा था। कहने का मतलब है अमेरिका में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन, वहां पर इसको किया जा रहा था। और उसी से यहाँ पर अपने भारत में जो समुदाय विकास कार्यक्रम है उसको चलाया गया और भारत में इसको लागू किया गया। देखें, ये जो कार्यक्रम था वो विफल हो गया। देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम भारत में चलाया तो जरूर गया, लेकिन ये विफल हो गया था। लागू कर दिया गया था 2 अक्टूबर को, लेकिन ये क्या हो गया था? विफल हो गया था। इसका विफल होने के कारण सिर्फ यही था, आम जन सहभागिता का अभाव, यानी कि हर एक व्यक्ति ने इसका, जो आम व्यक्ति था उन्होंने इसका कोई सहयोग नहीं किया, जबकि इसका उद्देश्य यही था, सभी लोगों की सहभागिता से इसको आगे बढ़ना था। लेकिन इसका जो सहभागिता है वो आम जन लोगों ने नहीं की, जिसके कारण ये कार्यक्रम जो चलाया गया था ये विफल हो गया। और फिर इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जो पंचायत थी उसमें सुधार के लिए योजना आयोग ने एक और समिति का गठन किया। देखिए, ये कार्यक्रम जब विफल हो गया तो फिर इसके सुधार करने के लिए योजना आयोग ने फिर कमेटियों का गठन शुरू करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो कमेटी आई उसके लिए एक समिति बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। एक समिति लाई गई जिसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। और यह समिति जो है वो 1957 में बनी थी। तो क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कहाँ से है, किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। और यह समिति कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी। देखें, बलवंत राय मेहता जो समिति आई, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पंचायत है उसमें सुधार के लिए 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। समिति में जो कमेटी में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों ने अपना मत दिया। उनने मत दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में अगर सुधार लाना है तो कम से कम पंचायत में 3 स्तरीय सुधार होना चाहिए। इनका कहने का मतलब था कि 3 व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर एक पंचायत बनेगी जिसका नाम क्या होगा? ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर पर अगर देखा जाए तो गांव से ऊपर निकल के जो बीच में आते कस्बा टाइप के क्षेत्र, उनके लिए कहा गया कि वहां पर प्रखंड की व्यवस्था होने चाहिए, या फिर वहां पर जो ऑफिस बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? ब्लॉक बोला जाएगा। और जिला स्तर पर बात की जाए तो वहां पर एक जिला पंचायत बननी चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत आखिरकार किसकी सोच थी। तो किसकी जो सोच थी, उनका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो इन्होंने क्या बताया कि सुधार के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश कर डाली, जिसमें इन्होंने बताया कि ग्राम में ग्राम पंचायत होना चाहिए, मध्यवर्ती स्तरों के लिए प्रखंड या ब्लॉक की व्यवस्था होनी चाहिए, और जिला स्तर पर एक जिला पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हों की बात एक थी मध्यवर्ती स्तर। यहाँ बीचों बीच 2 नंबर पे पॉइंट लिखा है मध्यवर्ती स्तर। इन्होंने कहा कि मध्यवर्ती स्तर उसी राज्य में लागू होंगे, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन हो गई ना, ग्राम पंचायत में तो कम लोग हो गए गाँव में, और जिला स्तर पे लोग क्या हो गए? ज्यादा हो गए। लेकिन बीच में समस्या क्या आ गई? मध्यवर्ती स्तर। इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है ये मध्यवर्ती स्तर में आता? तो इन्होंने एक बात बताई
कि जो मध्यवर्ती स्तर होंगे वो उसी यानी कि ब्लॉक जो हैं वो उसी राज्य में लागू होगा जहां की न्यूनतम जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। ऐसा कोई जगह दिखे आपको कि जिसकी जनसंख्या कम से कम 20 लाख से अधिक हो, तो वहां पर क्या बनने की सुविधा होगी, उसको ब्लॉक बनाने की सुविधा वहां पर दी जाएगी, यानी कि मध्यवर्ती स्तर या प्रखंड स्तर उसी राज्य में लागू होगा। तो ये बात इन्होंने की थी। और ऐसा जब इन्होंने कहा तो उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको लागू कर दिया। और ऐसा लागू करने के लिए उन्होंने सबसे पहले, यहाँ पर बात होगी कि 20 लाख से अधिक होना चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने लागू कर दिया। और लागू कहाँ पे हुई ये व्यवस्था? बलवंत राय मेहता समिति के आधार सिफारिश पे की गई जो शर्तें थी वो लागू कब हुई? तो पीएम जो नेहरू जी थे उस समय, उन्होंने नागौर में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और ये व्यवस्था सबसे पहले जो लागू हुई वो 2 अक्टूबर 1959 पर लागू हुई थी। अब समस्या ये है कि नागौर पड़ता कहाँ है? तो नागौर पड़ता है राजस्थान में। तो सबसे पहले किस राज्य में ये लागू हुई थी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था? तो ये हुई थी राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर? नागौर में हुई थी। और कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद 2 अक्टूबर के बाद कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर आया और 11 अक्टूबर 1959 को जिला महबूब में भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था जिला महबूब में लागू हो गई। अब समस्या फिर आ गई कि महबूब है कहाँ पर? तो महबूब जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो दूसरी कौन सी जगह हुई? आंध्र प्रदेश राज्य में। और पहली कहाँ पर हुई? राजस्थान में। देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता जी को जाना जाता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और जान लेना, स्थानीय और शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसके बाद साथियों एक अगली समिति आती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आई तो इन्होंने द्विस्तरीय सिफारिश की। जब बलवंत राय मेहता समिति आई थी उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। जब अशोक मेहता समिति 1977 में आई तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। बलवंत राय समिति में 3 स्तरीय थे और इनकी जो समिति है वो है 2 स्तरीय थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद बनाओ और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद बनाना चाहिए। कहने का मतलब था कि ग्राम परिषद में 15-20 गांव एक साथ ले लो और उनके लिए इकट्ठा क्या बना लो? ग्राम परिषद बना दो। इसी प्रकार से जिला स्तर पर क्या बना दो? जिला परिषद बना लो। साथ में इन्होंने कहा कि जो ये पूरा जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होना चाहिए। ग्राम परिषद का, जिला परिषद का ये कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 4 वर्ष का कर दिया देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो पंचायतें हैं उनमें जो दलील की भागीदारी भी होनी चाहिए। जो दलीली भागीदारी है वो भी इसमें होना चाहिए। तो अशोक मेहता जी आते हैं और द्विस्तरीय अपनी बात को रखते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद बनना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद बनना चाहिए। साथ ही इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होना चाहिए और पंचायतों में दलीलों की भागीदारी होना चाहिए। इनकी जो सिफारिश थी उस सिफारिश पे जो तत्कालीन पीएम थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने अशोक मेहता समिति द्वारा भेजी गई जो सिफारिश की गई थी 1977 में, उनकी बात को लागू करने से मना कर दिया गया।
अब एक नई समिति आती है जिसका नाम होता है एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986 में आती है। 1986 में आती है एल.एम. सिंघवी समिति, और यह समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखना है, एल.एम. सिंघवी समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। साथियों, जब यह समिति आई, सिंघवी समिति, इन्होंने कहा कि 2 भागों में व्यवस्था को लागू कर दिया जाना चाहिए। इस समिति ने क्या सुझाव दिए? इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। इन्होंने बताया कि एक भाग होना चाहिए ग्रामीण पंचायती राज और दूसरा होना चाहिए नगरीय पंचायती राज। कुछ पॉइंट नहीं, आप देखते रहे ना कि इन्होंने पहला कहा कि व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था 2 भागों में होनी चाहिए। एक भाग होना चाहिए ग्रामीण पंचायती राज और दूसरा भाग होना चाहिए नगरीय पंचायती राज। साथ में इन्होंने कहा कि जो पंचायत का कार्यकाल है, जो इसके पहले जो समिति आई थी अशोक मेहता समिति, उन्होंने कहा था कि 4 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए, और इसमें जो महिलाएं हैं उनको पंचायत में कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान भी मिलना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको पंचायत में कम से कम 1/3 का आरक्षण भी मिलना चाहिए। और साथ में इन्होंने ये कहा कि SC/ST के लिए जो आरक्षण है वो परिसीमन के आधार पर होना चाहिए, है ना। इन्होंने अपनी कुछ बातें रखी। कौन कौन सी बातें रखी? कि व्यवस्था 2 भागों में होनी चाहिए, ग्रामीण और नगरीय पंचायती राज, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, महिलाओं को पंचायत में कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, और SC/ST के लिए आरक्षण परिसीमन के आधार पर होना चाहिए। ये बात इन्होंने रखी। लेकिन आपको बताएं कि कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% दिया गया पंचायती राज्यों में। इनकी सिफारिश ये थी कि 1/3 आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, और ऐसे राज्यों में आते हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं को जो आरक्षण है वो 50% दिया गया। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जो पंचायती राज्य में जिसने अल्पसंख्यक आरक्षण भी दिया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताएं ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज्य में अल्पसंख्यक आरक्षण दिया। तो राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। साथियों, अब हम लोग आते हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला, कैसे मिला, इसके बारे में जानते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा है वो 2 प्रकार के संविधान संशोधन के तहत दिया गया। एक संविधान संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992, और एक संविधान संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992। दोनों ही संविधान संशोधन 1992 में हुई, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो भाग 9 में इसकी बात की गई है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाने लगा। देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? तो इसका आंसर है 73वें संविधान संशोधन 1992, और इसको जो शामिल किया गया वो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और काम करने के लिए यहाँ पर कितने विषयों का उल्लेख है कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्य के लिए 29 विषयों का यहाँ पर उल्लेख है। 29 विषयों पर यहाँ पर कार्य की बातें की जाएंगी। और यह जो संविधान संशोधन है वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। जो संवैधानिक दर्जा जब मिला इसको तो ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और यही वो दिन था 24 अप्रैल 93, इसी को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने लगे।
बात समझ गए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ और इसको 11वें अनुसूची में शामिल किया गया और इसके कार्य करने के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया और इसी दिन को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 की। इसका उल्लेख जो है वो भाग 9 का में देखने के लिए मिलता है। इसके तहत हुआ क्या था कि जो इस समिति की 2 स्तरीय मांग थी, एक ग्राम पंचायत और एक नगरीय पंचायत। तो नगर की जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और 73वीं को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। इसको कितने अनुसूची में जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसके लिए जो विषय रखे गए उसके कितने विषय थे? 18 विषय हैं इसके कार्य के। और ये जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1 जून 1993 से। तो साथियों वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाए इसके बाद इसके संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम इसके पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। उसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अब आप इस वीडियो से अपने फुल नोट्स बनाइएगा पंचायती राज व्यवस्था में। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कंप्लीट इसको सही कर लेंगे। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए। पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के आपको प्रतिदिन इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू देखने का।